दोस्तों, आज मैं आपको हिट मेंस का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके अंदर केमिस्ट्री के जो टॉपिक है, वो मैं एक ही कंप्लीट वीडियो के अंदर आपको अभी 1 घंटे के अंदर सारे टॉपिक्स में क्लियर कर दूंगा। तो आप बने रहिए और देखिए, आपको 1 घंटे के अंदर जो लगभग 6 टॉपिक है आपके, वो सारे मैं कैसे तैयार कराता हूँ। मेन मेन सारे कंटेंट हम कवर करेंगे, क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में फास्ट रिवीजन हो सके। तो हमारा पहला टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे, एसिड बेस सॉल्ट एंड पीएच स्केल, लेवल 1 लेवल 2 दोनों में है। उसके बाद एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर, तत्व यौगिक और मिश्रण, ये भी लेवल 1 लेवल 2 दोनों में है। एटम मोलिक्यूल और मॉल कॉन्सेप्ट, परमाणु अणु और मॉल परिकल्पना, ये भी है। फिजिकल और केमिकल चेंजेज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, और उसके बाद केमिकल रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और कार्बन और इट्स। स्टार्ट करते हैं। ओके, फास्ट बोलो, रैपिड रिवीजन, और पूरी तरह से हम कंप्लीट कंटेंट को करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसिड बेस और सॉल्ट और पीएच स्केल। क्लियर? तो हमें पहला कंटेंट है एसिड। एसिड में हमें क्या स्टडी करना है? सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है। तो मैंने आपको बताया कि स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल जो होता है वो आपका स्वाद में खट्टा होता है। इसका जो नाम है एसिड, वो इसी से पड़ा है कि एसिडस जो लैटिन वर्ड होता है, उसी का मीनिंग, और ये खट्टा होता है। अम्लीय विलयन की पीएच जो होती है वो 7 से, मैंने कहा आपको, कम होती है, लेस देन 7 होती है। जो लिटमस पेपर पर प्रभाव है वो नीले को लाल में बदलता है। आप इसको अनिल कपूर से ध्यान रख सकते हैं। ओके, जो एसिड होता है वो हमेशा ब्लू को रेड में, यानी नीले को लाल में बदलता है। उसके बाद मैंने आपसे कहा आर्रेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लोरी और लुइस, तीन अलग अलग आपके जो साइंटिस्ट है, उन्होंने एसिड को डिफाइन किया, बेस को भी डिफाइन किया। तो के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, बेस क्या है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने आपको कहा कि आर्रेनियस के अनुसार जो विलय जलीय विलयन में H प्लस देते हैं वो एसिड होते हैं। जैसे मैंने कहा HCl है, अगर जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस दे रहा है, इसका मतलब HCl आर्रेनियस के अनुसार अम्ल है। इसी तरह से ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार जो प्रोटॉन दाता होता है, डोनर होता है, वो बोलो एसिड होता है। जैसे HCl है, H2O से रिएक्शन करके Cl माइनस में बदला H प्लस H3O प्लस। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि H किसने दिया है। अगर HCl ने दिया तो HCl ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, एसिड होगा। उसके बाद लुइस के अनुसार जो भी लॉन पेयर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म बोलो आपका ग्राही होता है, वो कौन होता है, बोलो एसिड होता है। यानी जो लुइस की हाइपोथेसिस है एसिड बेस के बारे में, वो कहता है कि जो भी लॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, जो लॉन पेयर ग्राही होगा, एकांक इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा, वो हमेशा एसिड होगा। तो BCl2, BCl3, AlCl3, जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कंपाउंड है, जो इलेक्ट्रॉन न्यून है, जिनमें बोलो कंपाउंड बनने के बाद भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, वो हमेशा लोन पे लेने की टेंडेंसी रखेंगे। तो लुइस के अनुसार वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। यार, ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बोलो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, लेवल 1 हो या लेवल 2, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है कि एसिड के सोर्स, और बोलो आपको मैंने कहा कि उनके एग्जाम्पल्स आपको पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा मैलिक एसिड है, तो आपको पता होना चाहिए मेनली मैलिक एसिड किस किस में होता है। तो मैलिक एसिड जो होता है वो आपका एप्पल बनाना में, अब बोलो आपका सेव में, बनाना और कैरेट, अब बोलो केला और गाजर, इनमें होता है। एप्पल का तो सबको पता होता है कि बोलो मैलिक एसिड, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए जो बनाना है, केला है और गाजर, उनमें भी मैलिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड की बात करें, इमली तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है। उसके अलावा ग्रेप्स यानी अंगूर, और आपको पता होना चाहिए आम जो मैंगो होता है, उसमें भी आपका बोलो अम्ली की तरह टार्ट्रिक एसिड होता है, इसीलिए इनमें भी खट्टापन होता है। उसके बाद सिट्रिक एसिड है, वो आपका नींबू, लेमन में होता है, ऑरेंज, संतरा में होता है। लैक्टिक एसिड दूध और दही, मिल्क और कर्ड में होता है। ऑक्जेलिक एसिड बोलो आपका टमाटर और पालक में होता है। इसीलिए जो भी जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, कि किडनी स्टोन एक्चुअली कैल्शियम बोलो ऑक्सीलेट के क्रिस्टल होते हैं, इसलिए डॉक्टर ये एडवाइज करते हैं कि जिनको भी किडनी स्टोन बार बार होती है, उन्हें पालक और बोलो टमाटर को अवॉइड करना चाहिए, बोलो, क्योंकि उससे उनके जो किडनी स्टोन बनने की चांस ज़्यादा रहते हैं। कि टमाटर और पालक के अंदर कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड विनेगर, सिरका में होता है। इसी तरह से एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में होता है। विटामिन सी भी इसका नाम है। फॉर्मिक एसिड आप जानते हैं, मधुमक्खी हनी भी है,
बोलो आपका लाल चींटी है, इनके अंदर होता है। और जिनमें भी फॉर्मिक एसिड होता है, एक बार वो किसी को बाइट करेंगे तो उनको करंट जैसा आता है। क्लियर? उसके बाद ब्यूटेरिक एसिड मक्खन बटर में होता है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एसिड और उनके सोर्स बताए हैं। यहाँ से बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आई होप आपको ये मैंने एक साथ कलेक्शन किया, तो इसको रैपिड फायर से आप चेक कर लग सकते हो, याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं सार के बारे में। एक बार एसिड के बारे में प्रॉपर्टीज और मेन सोर्स और एसिड को देखा। अब अगर मैं आपको सार के बताऊं, पहला पॉइंट मैंने कहा कि सार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। उसके बाद जलीय विलयन की पीएच जो सार की होती है वो 7 से ज़्यादा होती है, मोर देन 7 होती है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आरएनएस, ब्रॉन्स्टेड, लोरी और लुईस बेस को कैसे डिफाइन करते हैं, वेरी सिंपल। जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है वो आरएनएस का कोड क्या होता है, बेस होता है। और जो ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, जो आपका किसी के साथ भी रिएक्शन कराने पर H प्लस लेते हैं, बोलो क्लियर, वो बेस होते हैं। जैसे NH3 को H2 से कराया, NH4 प्लस में NH3 ने H प्लस लिया है, यानी प्रोटॉन लिया है, बोलो आपका एक्सेप्टर किया है, इसलिए ये क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी ये बेस हुआ। क्लियर? उसके बाद लुईस के अनुसार देखें तो जो भी लोन पेयर डोनर होते हैं, जिनके पास लोन पेयर होता है और वो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, तो वो सारे लुईस बेस होते हैं। जैसे NH3 है, H2 है, ROR है, और भी बोलो वो सब जिनके पास लोन पेयर है और वो देने की टेंडेंसी रखते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। इसकी ये सबसे बड़ी कमी है कि वो ओरिजिनल अम्ल सार की व्याख्या नहीं करता है। क्लियर? उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर दुर्बल सार और दुर्बल अम्ल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ गिने चुने मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। NaOH, KOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्स बोलो आपका मेटल के हाइड्रोक्साइड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इसी तरह से सेकंड ग्रुप के अंदर बेरियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसी तरह से अगर हम वीक बेस की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप का एक लिथियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड ग्रुप के सारे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मैग्नीशिया कहते हैं। ये रीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अम्लता को कम करता है, एसिडिटी को कम करता है, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ओके, इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो आपका स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये सारे क्या होते हैं, वीक, बोलो आपको मैंने कहा बेस होते हैं। क्लियर? ओके, तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस मैंने बताया। यहीं पर आप नोट करके क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने कहा और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से है, आपको HClO4 है, तो HNO3 है, तो H2SO4 है, तो HCl है, HBr है, HI है। तो हम जनरली क्या मानते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं। इसी तरह से अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं तो आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बोलो एसिड, वीक एसिड की बात करूं, एसिटिक एसिड है। ओके, मैंने कहा इसी तरह से फॉर्मिक एसिड है। ओके, HCN है, बोलो H2CO3 है, H2 तो CO3 है, H3PO4 है, H3PO3 है, और इसी तरह से आपको मैंने कहा H3, ओके, और PO2। ये तीनों अलग एसिड है। ये जो होता है इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस अम्ल। क्लियर? और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस। हाइपो मैंने कहा फॉस, तो फॉरस अम्ल। इनकी खासियत होती है, ये जो होता है वो 3H प्लस है और 3 ही रिलीज करता है, ये 2 रिलीज करता है और ये 1 रिलीज करता है। इसका रीजन होता है कि जो आपका H3PO4 यार, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ओके, और केमिस्ट्री के अंदर बोलो ऑक्सी एसिड्स में जो हाइड्रोजन हाई EN से जुड़ा होता है वही रिलीज हो सकता है। इसमें 3 है, इसलिए तीनों ही निकलेंगे। और अगर मैं यहाँ पर H3PO3 की बात करूँ, ये 2 ही रिलीज कर सकता है, इसमें 2 ही एक्टिव है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ H3PO2, एक ही रिलीज कर सकता है। क्लियर? ये हमें थोड़ा ध्यान देने की, ये 3 अलग अलग एसिड है, तीनों वीक एसिड है, बट इनके अंदर ये 3 रिलीज करता है, ये 2 करता है, ये 1 करता है। उसके बाद जब एसिड देखा, बेस देखा, तो अब हम सोल्ट की बात करें। सोल्ट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एसिड और बेस
जब आपका मिलते हैं तो आपका क्या बनता है बोलो? मैंने कहा लवण बनता है। और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट इसमें उत्पन्न होती है। उसके बाद अगर हम लवणों का क्लासिफिकेशन, तो लवण का दो तरह का वर्गीकरण, एक रासायनिक संगठन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, और एक एच आपको मैंने कहा स्पेसिफिक पहचान के आधार पर, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के आधार पर। सबसे पहले देखें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी मैंने कहा रासायनिक के अगर हम संगठन क्लियर के आधार पर देखें, आपको पता होना चाहिए कि भाई किसी भी सॉल्ट का केमिकल होता है क्या, एसिड और बेस। तो एसिड और बेस में चार पॉसिबिलिटी है कि कोई भी लवण स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का हो सकता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो सकता है, और वीक एसिड वीक बेस का हो सकता है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का देखें, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके जो लवण बनाएंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे मैंने कुछ सैंपल लिखे, NaCl है, KCl है, NaNO3, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आपको कभी शक हो कि ये किससे मिलके बना है, किस टाइप का है, उसकी वापस H2O से रिएक्शन करा दो तो NaOH और HCl में बदल जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। हमारे ये अगर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया ये पता होगा तो हमें सोल्ट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? इसी तरह से मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाले सॉल्ट कौन से है, इसके अंदर एक मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, एक वीक बेस लिया है, दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा। जैसे NH4Cl है, MgCl2 है, AlCl3। किसी पे भी शक हो जाए, चेक करना हो तो वाटर से रिएक्शन कराओ, और जैसे ही वाटर से कराएंगे एक सॉल्ट बन जाएगा, एक आपका बेस बन जाएगा, एक एसिड बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, इस टाइप का सॉल्ट हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की देखें तो एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस लेकर के हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे। अगेन ये एग्जाम्पल अप्लाइड है, कितने भी बन सकते हैं, आपको बस ये पता होगा तो आपका काम हो जाएगा। मैंने यहाँ पर CH3CONa लिखा, सोडियम एसीटेट आपका CaNaNaCN KCN, किसी को भी चेक करना हो रिएक्शन कराओ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और आपको मैंने कहा HCN। आपको तुरंत देख के पता चल जाओगे ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है, तो ये किस टाइप का सोल्ट होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सोल्ट होगा। इसी तरह से वीक एसिड वीक बेस, एक वीक एसिड को लिया एक वीक बेस को लिया, दोनों को मिला दिया तो जो लवण बना वो वीक एसिड वीक बेस वाला हो। आई होप आपको पहला क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर लवणों का सेकंड क्लासिफिकेशन, तो अपने आप में अलग है, अपने आप में यूनिक है, वो है विशिष्ट पहचान के आधार। इस आधार पर लवण 6 टाइप के होते हैं। तो आपका सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, उसके बाद मिक्स सॉल्ट, सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत इजी है, जो नाम है उसी पे मीनिंग है। जैसे बात करें यहाँ पर उदासीन लवण न्यूट्रल सॉल्ट की, वह लवण को और आगे H+ या OH- नहीं त्याग सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का केमिकल कंडीशन में हो, वीक एसिड वीक बेस वाला हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला हो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला हो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला हो, हमें उससे मतलब और आगे H+ त्यागने नहीं कर सकने वाला न्यूट्रल सॉल्ट होगा। जैसे NaCl है, KCl है, ACl3 है, Na2SO4 है, Na2HPO3 है। तो यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट में स्टार किया कि Na2HPO3 है। हमें पता है कि H3PO3 जो होता है फॉस्फोरस एसिड होता है, वो दो ही H+ रिलीज करता है, और यहाँ पर उसने दो NaOH से रिएक्शन कर ली है। तो अब ये H भले ही दिख रहा हो लेकिन वो H नहीं त्याग सकता है, इसलिए ये न्यूट्रल एग्जाम्पल होगा। यानी न्यूट्रल सोल्ट का मतलब होता है वे सभी लवण जो और आगे H या OH- नहीं त्याग सकते हैं, वही न्यूट्रल। एसिडिक अगर लवण हम एसिडिक सॉल्ट की बात करें तो और आगे क्या त्याग सकते हो, H+ त्याग सकते हो। जैसे मैंने NaHSO4 किया, हमें पता है कि ये NaOH और H2SO4 से मिलकर बना है, जिसके अंदर H2SO4 H+ त्यागता है। अभी भी ये एक H+ और त्याग सकता है, बस कोई बेस पास में आए तुरंत ये H को रिलीज कर देगा। इसी तरह से KHSO4 है, Na2HPO4, हमें पता है H3PO4 H+ त्यागता है, अभी इसने दो ही त्यागे हैं, एक और त्याग सकता है, और त्याग सकता है मतलब एसिडिक होगा। NaH2PO3, पता है H3PO3 बोलो आपका दो H+ त्यागता है, कि एक ही त्यागा है, एक और त्याग सकता है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, एसिडिक सॉल्ट। इसके लिए आपके माइंड में जो मैंने ये तीन कंसेप्ट बताया है कि H3PO4 3H+ त्यागता है, तो फॉस्फोरिक एसिड इसको कहते हैं। H3PO3 बोलो दो H+ त्यागता है, इसको हम फॉस्फोरस एसिड कहते हैं। H3PO2
जिसको हम हाइपोफॉस्फेटिक एसिड कहते हैं, वो एक ही H प्लस त्याग। उसके अलावा एक और तरीका है जो हम इसको ट्रिक मान सकते हैं कि इनमें जितना ऑक्सीजन होता है उससे कम एक ये H प्लस त्यागते हैं। H3PO4 के अंदर अगर 4 ऑक्सीजन है ये H प्लस त्यागेगा। H3PO2 के अंदर अगर 3 ऑक्सीजन है तो ये 2 ही H प्लस त्यागेगा। और H3PO2 के अंदर अगर 2 ऑक्सीजन है तो एक ही बोलो आपका H प्लस त्यागेगा। क्लियर? कि एक ऑक्सीजन तो यहाँ इस बॉन्ड में कंबाइंड हो जाता है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि फिर आपका 3 टाइप के हैं। एक है आपका मिक्स सॉल्ट, एक ड्यूल सॉल्ट और एक है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। पहले 3 हमने देखे, उदासीन लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। अब हम 3 और देख रहे हैं। तीनों का नाम से ही पहचान पता चल रही, मिश्रित लवण, मिक्स सॉल्ट, यानी इसमें 2 प्रकार के एसिड बोलो 1 प्रकार का बेस हो, या 2 प्रकार के बेस और 1 प्रकार का एसिड हो। यानी फॉर एग्जांपल NaKSO4, MgCl, तो हमें तुरंत पता चल रहा है कि इसमें NaOH, KOH प्रकार के बेस हो गए और H2SO4 एक प्रकार का एसिड हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? मिक्स सॉल्ट। हमें MgCl से पता चल रहा है कि एक तो ये MgOH होल टू बेस और HCl और HBr 2 टाइप के एसिड से मिलकर बना है। यानी मिक्स सॉल्ट जो होते हैं देखते ही पता चल जाते हैं इसमें 2 टाइप ऑफ का एसिड और 1 टाइप ऑफ बेस, या 1 टाइप ऑफ एसिड एंड 2 टाइप ऑफ बेस से मिलकर बना हो। उसके बाद ड्यूल सॉल्ट तो डबल सॉल्ट, तो 2 उदासीन लवणों से मिलकर तो क्या कहते हैं? सॉल्ट। जैसे एक ये रहा, एक ये रहा। अगर 2 उदासीन अगर आपके लवण एक साथ होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? सॉल्ट या द्विक लवण कहा जाएगा। इसी तरह से मैंने कहा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसको कहते हैं? सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉल्ट के एग्जाम्पल होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखते ही पता चल जाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया K4BCN6, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, सारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के एग्जाम्पल होते हैं। आई होप आपको लवण का दोनों क्लासिफिकेशन में आए होंगे। क्लियर? ओके। उसके बाद हम पीएच स्केल की बात करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं 3rd ग्रेड के अंदर। आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पीएच स्केल दी किसने, खोजकर्ता कौन है? सोरेनसन है, पूछा गया एग्जाम में। इसी तरह से पीएच स्केल की रेंज बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, 1 से 14, 0 से 14, तो हमेशा ध्यान रखना 0 से 14 होती है, सोरेनसन है। और ये जो मैंने पीएच स्केल बनाई है इसमें जो 7 होता है वो न्यूट्रल पॉइंट या उदासीन बिंदु से डाउनवर्ड जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और अगर हम अपवर्ड जाते हैं तो क्षारीय सामर्थ्य यानी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और जो 7 होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है। उसके बाद आपको मैंने कहा कुछ महत्वपूर्ण हमारी बॉडी के अंदर ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनकी पीएच की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी। इसमें से ये 2 तो ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। एक ब्लड है, रक्त है, जिसकी पीएच 7.4 हल्का क्षारीय होती है। एक यूरिन मूत्र जिसकी पीएच 6.8 यानी हल्का अम्लीय होती है। डार्क सलाइवा जिसकी 6.7 6.6 कहीं भी हल्का अम्लीय होती है। तो गैस्ट्रिक जूस है उसकी 1 से 2 आपको पता होना चाहिए। HCl के कारण इसकी पीएच बोलो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। और जो बाइल जूस है, पेंक्रेटिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, तो पित्त रस हो, अग्नाशय रस हो, वो सब के सब हल्का सारे होते हैं। 7.8 से 8.3 इनकी तो आपकी रेंज पीएच की होती है। आपको मैंने ये कुछ महत्वपूर्ण पीएच के मान बताया है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है। पीएच इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस। ओके। इसी तरह से पीओएच का क्या होता है? माइनस लॉग OH माइनस। और पीएच प्लस पीओएच 14 है। ये फॉर्मूला बड़ा काम का है कि अगर आपको सपोजेट किसी की पीएच निकाल ली और पीओएच पूछा तो 14 में से लेस कर देना। अगर आपको पीओएच निकाल ली और पीएच पूछा तो आपको 14 से लेस करके बता। और अगर आपको पीएच को सोल्व करना होगा, हल्के से सिंपल से एग्जांपल आते हैं जो हम अभी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए पहले आपको लॉग की कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा आपको, मैंने कुछ लिखा, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ऑलमोस्ट 0.3। लॉग 3 की वैल्यू 0.47। लॉग 5 की वैल्यू 0.69, या मैं आपसे कहूँ लगभग 0.6। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। अगर मैं यही लॉग 100 का करूँ, लॉग मैंने कहा आपको 10 की पावर 2 वो आगे आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि लॉग के अंदर अगर हमें 4 का निकालना है, लॉग 2 की पावर 2 करेंगे तो आगे आ जाएगा। लॉग 2 की वैल्यू हम जानते हैं 0.6 हो जाएगा। यानी ये कुछ वैल्यूज मैंने आपको बताई है। अगर लॉग में ये वैल्यू आपको पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने कहा आप एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको पूछा 0.0 MSCl की पीएच क्या होगी, तो हमें HCl की सांद्रता मेरे की है
सबसे पहले हमने HCl को ब्रेक किया, H प्लस और Cl माइनस, और अगर इसकी C सांद्रता दे रखी है तो HCl 100% है, तो H प्लस की भी सांद्रता क्या होगी, C ही होगी। H प्लस हमें पता चल गया, बोलो आपका यहाँ पर 10 के पावर 3, बस फिर तो पीएच निकालने से कोई रोक नहीं सकता। इसका फॉर्मूला माइनस लो प्लस होता है, और माइनस मैंने कहा 10 के पावर -3, और लॉग और जो होती है वो हमेशा आगे आ जाती है। इस तरह से 3 का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मैंने कहा 0.01 NaOH की अगर मुझे पीएच पूछी है तो हमें पता है सबसे पहले तो ये NaOH टूटेगा, इसमें टूटेगा बोलो Na प्लस, और OH माइनस में 100% टूट रहा है, अगर इसकी C है तो इसकी भी C होगी, और OH की मास सांद्रता 0.01 का मतलब 10 की पावर -2, तो इसका मतलब POH कितनी हो जाएगी, तो आपकी 2 हो जाएगी। लेकिन मैंने तो पीएच पूछी है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला काम आएगा, पीएच प्लस पीओएच इजिकल टू क्या होता है 14। तो अगर आपने पीओएच निकाल ली है, पीएच के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस पीओएच, और आपको पता है 14 - 2 करेंगे 12, तो इसका आंसर क्या होगा 12। आई होप मैंने 2 क्वेश्चन आपको सैंपल की है, इससे आपको पता चला कि कब क्या पूछा जाता है, और एसिड की डायरेक्ट पीएच आती है और बेस की डायरेक्ट पीओएच आती है। अगर आपको पीएच बेस की भी पूछा जाए तो ऐसे पीओएच को लेस कर देना, आपकी पीएच आ जाएगी। ओके, तो आई होप आपको मैंने ये जो पीएच के बारे में बताया वो समझ में आया होगा। दोस्तों, हमने हमारा पहला टॉपिक एसिड, बेस, सॉल्ट, और मैंने पीएच स्केल, इसके बारे में वो बेसिक बातें बताई है जो आपको एग्जाम देने से जाने से पहले आपको पता होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद हम रैपिड फास्ट में सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं, जो है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। क्लियर? तत्व, यौगिक और मिश्रण। बहुत ही सिंपल बेसिक टॉपिक, लेवल 1 लेवल 2 सब में है, और सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए जिससे काम हो जाए। सबसे पहले हम एलिमेंट की बात करें तो तत्व के संकेत उनकी लैटिन भाषा से बोलो आपको मैंने कहा लिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज जैसे हम हाइड्रोजन लिखते हैं तो हाइड्रोजन का सिंबल H क्यों है, कि मैक्सिमम जो एलिमेंट है उनका नॉर्मल नेम, कॉमन नेम और लैटिन नेम सेम होता है, तो इसलिए हमें सिंबल में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन सारे एलिमेंट जो भी डिस्कवर्ड है उसमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका कॉमन नेम और लैटिन नेम अलग है, इसलिए क्या होता है कि उनका जो सिंबल है वो हमें लैटिन नेम के अकॉर्डिंग ही होता है, तो इसे हमें ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ से थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने वो कलेक्शन दिया है यहाँ पर कि वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनका कॉमन नेम अलग है और लैटिन नेम अलग है, सिंबल तो हमेशा लैटिन नेम ही होगा। तो जैसे सोडियम है, सोडियम का जो आपका सिंबल संकेत होता है वो लोग क्लियर आपका Na होता है, इसका जो आपका लैटिन नेम होता है वो नेट्रियम होता है। क्या होता है? नेट्रियम, इसीलिए इसका Na होता है। ओके, तो पोटेशियम है, उसका एक्चुअली लैटिन नाम केलियम होता है। क्या होता है? केलियम, इसलिए इसका के लिखा जाता है। तो आयरन होता है, उसका लैटिन नाम बेरम होता है, इसलिए Fe लिखा जाता है। कॉपर है, उसका लैटिन नाम क्रम होता है, इसलिए कॉपर Cu लिखा जाता है। इसी तरह से जो आपका सिल्वर है उसका लैटिन नाम अर्जेंटम होता है यार, इसीलिए उसका Ag लिखा जाता है, जबकि कॉमन नेम तो सिल्वर है। इसी तरह से गोल्ड है, उसका लैटिन नेम ओरम होता है यार, इसलिए Au लिखा जाता है। लेड है, उसका प्लम्बम होता है यार, ओके, इसलिए उसका Pb लिखा जाता है। टीन है, उसका स्टेनम होता है, इसलिए उसका Sn लिखा जाता है। मरकरी का हाइड्रोजीनियम होता है। क्लियर? ओके, हाइड्रो मैंने कहा जीनियम होता है, इसलिए उसका Hg लिखा जाता है। और जो एंटीमनी होता है उसका स्टीबियम होता है, इसलिए Sb लिखा जाता है। ये रिट के अंदर पूछा गया, रिट में क्या पूछा था, एंटीमनी का संकेत क्या होता है। तो आपको मैंने वो 10 ऐसे एलिमेंट बताए जिनका कॉमन नेम और लैटिन नेम अलग होता है। यहाँ से आपके रिट में लेवल 1 लेवल 2 सब में क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। ये थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये था एंटीमनी का संकेत क्या होता है, तो आपको 4 सिंबल बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना यही वो 10 ऐसे एलिमेंट है जिनका कॉमन नेम और लैटिन नेम अलग है, इसलिए कॉमन नेम से सिंबल हमें पता नहीं चलता है। मैंने एक साथ कलेक्शन कराया, आई होप आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद जो एलिमेंट होते हैं जैसे कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटलॉइड होते हैं, कुछ धातु, कुछ अधातु और कुछ उपधातु। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है, ये बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली और ये हेलोजन फैमिली। आपको पता होना चाहिए, अगर मुझे
बोलो जो एलिमेंट है उसमें मेटल नॉन मेटल बताना, सबसे बेस्ट पी ब्लॉक होता है। पी ब्लॉक के अंदर तीनों मिल जाते हैं। जिनको मैंने ब्लॉक में बंद किया है सब मेटलॉइड है यार, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी उपस्थित होती है। इस बोलो आपका जिनको ब्लॉक में सेकंड में किया है उससे डाउनवर्ड जितने भी है वो मेटल है, और अपवर्ड जितने भी है वो नॉन मेटल यार। तो आपको मैंने कहा आपको ज्यादातर मेटलॉइड ही पूछते हैं, तो मेटलॉइड कैसे ध्यान रखोगे, तो आपको इसको एक ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। मैंने कहा एक बार बोलो आपके कुछ पर्सन इसकी शादी के बाद भी बच्चे नहीं होते हैं, तो वो बहुत सारी जगह जाता है, बहुत सारे मंदिर में प्रार्थना करता है, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि गणेश जी जो है वो बहुत ही सीधे हैं। अगर तहे दिल से अगर कोई उनसे मांगे तो वो जब भी देते हैं तो छप्पन फाड़ के देते हैं। तो इसी थीम पर मैंने लिखा बड़े सीधे गणेश जी, आशा सबको देते, तीन तीन होते। क्लियर? क्या लिखा मैंने आपको, क्या है मेरी, तो बड़े सीधे के गणेश जी आशा के सबको देते हैं, सबको के देते इन होते। क्लियर? तो यहाँ पर तो बड़े मैंने कहा बोरॉन, सीधे सिलिकॉन, तो आपका जर्मेनियम। क्लियर? आशा आर्सेनिक, सबको एंटीमनी। मैंने कहा यहाँ से यहाँ पर देते ओके इन ओकेनियम पोलिनियम, और देते एस्टेटियम यार। ये एस्टेटीन होता है, रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए हमें ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं होता है यार। ये जो है वो मेटेलॉइड है। इसका मतलब अगर मेटेलॉइड पता चल गए तो उसके डाउनवर्ड वाले मेटल है, अपवर्ड वाले नॉन मेटल या। उसके बाद आ जाते हैं यौगिक में। तत्व यौगिक और मिश्रण, ये एक सिंपल सा कंपाउंड टॉपिक है हमारा, इसे क्वेश्चन आ जाता है। और कंपाउंड के अंदर मैंने कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और उनके फॉर्मूला लिखा है, जहाँ में पूछ लेते हैं। जैसे मैंने कहा टेबल, अगर मैं टेबल सॉल्ट की बात करूँ, टेबल लवण की बात करूँ, तो आपको पता है NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये दोनों सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्विक लाइम, इसको बोलते हैं स्लैग लाइम। अगर आपको हिंदी ध्यान रखना है तो ये ध्यान रखो कि बुझा हुआ वही होगा जिसमें पानी होगा, और पानी इसी में दिख रहा है क्या। लाइम स्टोन चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसी तरह से मैंने कहा कास्टिक सोडा जो होता है NaOH होता है, कास्टिक पोटास जो होता है वो के होता है। क्लियर? ओके। इसी तरह से मैंने कहा कपड़े धोने का सोडा, जो वॉशिंग सोडा होता है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। Na2CO3 NH2O लेवल 1 में भी पूछा गया है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेकिंग सोडा NaH बोलो आपका CO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट। जो बेकिंग सोडा होता है वो पापड़ बनाने में काम आता है। कपड़े धोने का सोडा तो आपको पता ही है, इसको क्या कहते हैं केमिकल नेम, सोडियम बाई कार्बो, या इसको क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बो। उसी बार पूछते हैं बेसिक सोडा के अंदर क्रिस्टलीय जल के अणु ये कितने होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय, मैंने कहा जल के अणु, इनकी संख्या हमेशा याद होनी चाहिए। यहाँ पर क्रिस्टलाइन वाटर 10। इसी तरह से POP प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका ये दोनों फॉर्मेट इसी का है। अगर इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, आगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर हट जाएगा। ये दोनों प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और इनसे मिलता जुलता एक जिप्सम होता है CaSO4 2H2O। तो जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस देगा तो जिप्सम भी साथ में ऑप्शन में जरूर देगा। तो आपको पता होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O होता है, और जिप्सम का CaSO4 2H2 होता है या। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैंने कहा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो MgOH होल का H2 होता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये आपके थर्ड ग्रेड में पूछा गया है, और थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शरीर में मनुष्य में बढ़ी हुई अम्लता एसिडिटी को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। उसी तरह से ग्रीन विट्रोल FeSO4 H2 होता है, ब्लू विट्रोल आपका CuSO4 5H2 होता है, और वाइट विट्रोल ZnSO4 7H2 होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, ब्लू विट्रोल। क्लियर? कि ब्लू विट्रोल जनरली विट्रोल के अंदर 7H2 क्रिस्टलाइन वाटर, ब्लू विट्रोल 5H2 होता है। क्लियर? उसके बाद जो बोरेक्स होता है उसका फॉर्मूला Na2B
CH4CH2O7 10H2 होता है, और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए एक तरह से मिश्रित क्या होता है यार, कि ये जो आपका बोलो, ये जो आपका विरंजक चूर्ण है एक्चुअली इससे मिलकर पहले इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं, CaOHCl बनता है, इसकी रिएक्शन HOCl से कराते हैं, ये इस तरह से OCl और Cl, यानी जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसमें दोनों कैल्शियम अलग अलग नेचर के होते हैं। एक की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती थी, एक की -1 होती, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि ये वन टाइप ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड से मिलकर क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर किस प्रकार का लवण है, मिश्रित लवण का एग्जाम्पल है। उसके बाद मैंने आपसे कहा मिश्रण की बात करते हैं, तो टॉपिक है हमारा तत्व यौगिक और मिश्रण। मिश्रण आपको पता होना चाहिए दो तरह के होते हैं, एक समांगी और एक विषमांगी, होमोजेनियस और वेरी सिंपल। वे बोलो आपका मिश्रण, इसमें जो भी घटक जो भी कंपोनेंट उपस्थित है अगर उनको हम सेपरेट नहीं देख सकते हैं तो हमें एक जैसे ही दिखाई देता है पूरा मिश्रण, उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल एयर है, तो अगर मैं वाटर के अंदर नमक को घोल दूं तो विलियन बनेगा, वो भी एक समांगी विलियन होगा। अगर मैं जल के अंदर शक्कर को घोल दूं तो विलियन बनेगा, वो भी क्या होगा, समांगी होगा। इसी तरह से विषमांगी की बात करें, इसमें उपस्थित घटक अलग अलग देखे जा सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा शुगर के अंदर नमक डाल दूं वो अलग अलग दिखाई देंगे, और वाटर और ऑयल है उसमें सेपरेट दिखाई देते हैं। ये हमारा विषमांगी मिश्रण हुआ। मिश्रण है, इन क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होने, बहुत इजी आता है, मैंने आपको यहाँ पर बताया, वो ध्यान रखोगे तो काम हो जाए। इस तरह से हमारे दो टॉपिक कवर किए। अब हम आ जाते हैं तीसरा, इसका नाम है एटम मॉलिक्यूल और मॉल कॉन्सेप्ट, परमाणु अणु और मॉल अवधारणा। सबसे पहले एटम की बात करें, एटम के अंदर आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, तो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की है, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने। यार आवेश की बात करें तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। जो प्रोटॉन होते हैं उसका चार्ज +1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, और न्यूट्रॉन का चार्ज तो क्या होता है, 0। उसके बाद द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास 9.1 × 31 किलोग्राम होता है, प्रोटॉन होता है उसका 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, और जो न्यूट्रॉन होता है उनका 1.675 किलोग्राम होता है। ये डाटा ऐसे है तो आपको एवरी टाइम याद होना चाहिए, क्योंकि इन पे बेस आपको कभी भी सिंपल किया जा सकता है। ठीक? उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि ऐसे कौन सी फॉर्मूले हैं जो अगर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर याद होंगे तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजी कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं यार। वैसे मैं जब ये डिटेल से पढ़ाता हूँ एक एक पे बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ से कम टाइम के अंदर क्या रिवाइज करना है उस पॉइंट ऑफ से हम ये लेक्चर हम बना रहे हैं, जिससे कि आपको फास्ट रैपिड एग्जाम से पहले आधा एक घंटे के अंदर पूरे केमिस्ट्री के टॉपिक पढ़ सके। क्लियर? तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का और एक बायो का 3 बना दूं, जिससे कि आप साइंस के अंदर तो बोलो 2 से 3 घंटे के अंदर पूरी जो रीड की आपकी साइंस है उसको आप आराम से रिवाइज कर सके। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा रेडियस ऑफ एटम की बात करें तो 0.529 n²/z। ये जो रिजल्ट है बोर की जो हाइपोथेसिस है, बोर का जो मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे लागू होता है। बोर का मॉडल जो है प्लांक के सिद्धांत पर आधारित है, और बोर ने अपने सिद्धांत के अंदर 3 परिकल्पनाएं दी है। इसमें पहली परिकल्पना क्या थी कि बोलो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर बोलो आपका निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ओके, जिसके अंदर उसकी ऊर्जा क्या रहती है, निश्चित रहती। उसी परिकल्पना क्या थी, और उन्हीं वर्ताकार निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होता है। और तीसरी परिकल्पना यह थी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बोलो किसी भी एटम के अंदर एक कक्षा से दूसरे कक्षा में संक्रमण करता है तो या तो ऊर्जा को उत्पन्न करता है या ऊर्जा अवशोषित करता है। अगर वो तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, ऊर्जा उत्पन्न करेगा। अगर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी अवशोषित करेगा। ये बोर की 3 परिकल्पनाएं थी, और इन्हीं परिकल्पनाओं के आधार पर उन्होंने 4 एप्लीकेशन दिए थे, जिनके 4 फॉर्मूले हैं, जिनको ध्यान रखने से हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने कहा आपको जो भी एटम होता है उसके अंदर जो बोलो ऑर्बिट होती है
उसकी रेडियस एंगस्ट्रॉन ऑर्डर की होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रेडियस को एंगस्ट्रॉन में बताया। एक एंगस्ट्रॉन मीटर में किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर। और आपको पता होना चाहिए जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है यार, कि उसकी जो रेडियस होती है वो हमेशा फर्मी मीटर ऑर्डर की होती है। किस ऑर्डर की होती है, फर्मी मीटर। एक फर्मी मीटर जो होता है वो 10⁻⁻15 का होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, हमने इस रेडियस में देखा कि ये वो लोग कक्षा की त्रिज्या के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एटॉमिक नंबर के इनवर्सली। यानी इससे हमें पता चला कि जैसे जैसे हम ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगी, डेफिनेट बोलो आपका ऑर्बिट की रेडियस भी बढ़ेगी। कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग इक्वल टू 218 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको ध्यान रखें तो हम किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर, बोलो किसी भी कक्षा के अंदर, हम इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल सकते हैं। इसी तरह से कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बोलो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये माइनस हमें ये बताता है जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी ऊर्जा भी बढ़ेगी। माइनस में -1 और -5 में माइनस बड़ा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना, कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी। इसका मतलब हुआ कि हमेशा आपकी E1 से ज़्यादा क्या होती है, E2 से ज़्यादा क्या होती है, E3। जैसे जैसे हम कक्षा में बढ़ेंगे वैसे वैसे ऊर्जा की संख्या ऊर्जा बढ़ेगी। इसीलिए बोर्ड ने अपनी कक्षाओं को कोष कहा और ऊर्जा स्तर भी कहा है। क्लियर। अगर ज़्यादा कक्षा से नीचे वाली कम कक्षा में आता है तो इसी को हम हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी कहते हैं। इसी तरह से संक्रमण धीरे धीरे का फॉर्मूला बताया, 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। n1 और n2 का मतलब कम संख्या वाली कक्षा का मतलब n1 और अधिक संख्या वाली कक्षा का n2। और यहाँ पर सेंटीमीटर, और जो r है वो क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू वन, बोलो जब भी न्यूमेरिकल कर 109700 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ठीक? उसके बाद अणु की बात करें तो अणु दो तरह के होते हैं, एक समांगी एक विषमांगी। सम अणु H2 है, F2 है, O2 है। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एक ही तरह के, मैंने कहा आपको, एटम से मिलकर बनो से हम मॉलिक्यूल कहते हैं। सम अणु कहते हैं हेटेरो मॉलिक्यूल है, इसमें एक से ज्यादा प्रकार एटम हो गया। वेरी सिंपल रासायनिक सूत्र बनाना, बोलो यहाँ से हर बार लगभग थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन आता है, एकदम इजी कंटेंट। आपको मैंने कहा कुछ मैंने सैंपल बताया। रासायनिक सूत्र या तो ए बी टाइप का होता है, या ए टू बी या ए टू बी टाइप का होता है, ए बी या ए थ्री बी टाइप का होता है, या ए थ्री बी टाइप का होता है। मैंने एक एक एग्जाम्पल देके समझाया है। ए बी टाइप का तभी हमारा केमिकल फॉर्मूला बनेगा जब बोलो लाइन है तो मोनोवेलेंट, डाइडाइवेलेंट, ट्राइट्राइवेलेंट होंगे। जैसे ये Cl माइनस, इससे कैसा बना टाइप का NaCl। ये Mg2 है, ये SO4 से जो कम SO4 है, डाई बाई वैलेंट है, MgSO4 मोनो मोनो है। इसी तरह से AL3 होगा कि AlPO यानी AB बनता है, ट्राई ट्राई वैलेंट। उसके बाद A2B यानी एक मोनो एक बाई वैलेंट। इससे मैंने कहा Cl माइनस। जब भी हम इसे फॉर्मूला बनाते हैं, इसका वाला इसके बेस बन जाता है, इसका वाला इसका बेस बन जाता है MgCl2। A प्लस SO4 इसका बेस, इसका पावर, इसका बेस, इसका पावर, तो बनेगा। AB3 अभी एक एक एग्जांपल दिया है। एल्यूमिनियम +3 है, Cl माइनस, मैंने कहा Cl3 आएगा। A प्लस PO4 माइनस A3 और बन जाएगा। इसी तरह से L+3 SO4 -2, इसका बेस इसका बेस L2, तो SO4 3 बन। मैंने यहाँ पर शॉर्ट तरीके से आपको से बनाया जाता है, मैंने आपको सिखाया। जैसे आपको एग्जाम में पूछ लिया, आपको यहाँ पूछा कि कैल्शियम कैल्शियम के कार्बोनेट यार का सूत्र, यार आपको क्या करना है, पहला है कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है +2, कार्बोनेट क्या होता है CO3। बस आपको ये CO3 इसका बन जाए, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब कि पहले ही बताया है, चाहे बोलो आपका मोनो मोनो आई बाई वैलेंट ट्राई वैलेंट, उसका बनता है AB टाइप का। यार ओके, आई होप आपको बनाना आया होगा। फिर एक छोटा सा है मॉल कॉन्सेप्ट, मॉल अवधारणा, मेरी नज़र से
बहुत ईजी होता है। बेसिकली देखें तो मोल क्या होता है, कहने का सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा डिवाइड बाय पदार्थ का अणुभार। लेकिन ये तो एक बेसिक चीज, मोल को बहुत सारी तरह से हम निकाल सकते हैं, बहुत सारी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक ब्रह्मास्त्र याद रखे तो हमारा काम हो जाता है। एक मोल मात्रा में किसके बराबर होता है, अणुभार के। एक मोल आयतन में किसके बराबर होता है, 22.4 के। एक मोल संख्या में किसके बराबर होता है, अवोगाद्रो के। एक मोल जो इसमें किसके बराबर होता है, ग्राम के। अगर आपको ग्राम में मात्रा दी जाए और अगर आपको किसी का भी मोल पूछा जाए तो उसके अणुभार से डिवाइड कर जाएंगे, जो हमारा ये रहा। अगर आपको कभी भी आयतन दे किसी का भी और मोल पूछे तो 22.4 से डिवाइड कर दो, अगर दिया गया आयतन लीटर में है। अगर आपको दिया गया आयतन एमएल में है, 22,400 से डिवाइड कर दो, आपका मोल आ जाएगा। अगर आपको कभी संख्या दे रखी है किसी की, अवगाद्रो से डिवाइड कर दो, आपके आ जाएगा, मोल आ जाएगा। अगर आपको किसी का भी चार्ज दे रखा है तो 965 डिवाइड कर दो, आपको मोल बन जाएगा। अगर आपको सपोज एन मोल दे रखा है और मात्रा पूछिए, आपको उस मोल से उस इसका भी मात्रा पूछिए, उसके बोलो अणुभार से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मात्रा मिल जाएगी। अगर आपको मोल दे रखा है और आपको किसी का आयतन पूछा है, तो अगर आयतन ऑप्शन उस मोल को हम 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आयतन मिल जाएगा। अगर आपको सपोज दैट कभी मोल दे रखा है और आपको किसी की संख्या पूछिए, उस मोल के अंदर ए से मल्टीप्लाई कर दो, आपको उसकी संख्या मिल जाएगी। अगर आपको सपोज दैट मोल दे रखा है और चार्ज पूछा है तो आपको मोल 6 कर दो। इसी तरह से मैंने आपसे कहा, मोल कॉन्सेप्ट में तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक मोल निकालना, एक मोल से चीजें निकालना, और कभी कभी एक तीसरी वैरायटी क्या होती है, आपको मात्रा के अंदर कितना आयतन होगा। वेरी सिंपल, उसके इसका भी मोल से ही किया जाता है। पहले मात्रा में अणुभार का डिवाइड करके बना लो, और मोल से आपका आयतन 22.4 से मल्टीप्लाई बना लो। इस तरह से मीटर उसमें आएगा। यही मोल कॉन्सेप्ट, बस जो मैंने आपको बताया मोल कॉन्सेप्ट नहीं होगा। मैंने तीन टॉपिक स्टडी कर लिए हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट, पीएच। इसी के साथ मैंने आपको नंबर 2 जो बताया वो आपका हमारा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर था। और तीसरा मैंने एटम और का टॉपिक बताया यार। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। ये एक ऐसा चैप्टर होता है जो लेवल 1 लेवल 2 दोनों में है। एक क्वेश्चन पक्का आता है और 2 से 5 मिनट का है, अभी तैयार करा दूंगा, होगा नहीं। एक है फिजिकल चेंजेस, एक केमिकल चेंज। बोलो आपको पहले तीन बातें क्या ध्यान रखे जिससे कि हमें आइडेंटिफाई करने में क्या है, क्योंकि वह एग्जाम में एग्जाम्पल्स होते हैं तो आपसे पूछा जाता है किसका एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम का है या केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने आपसे कहा जिसमें केवल भौतिक अवस्था परिवर्तन, उसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों से रासायनिक है। ओके, और जो फिजिकल जो चेंजेस होता है उसकी रिवर्सिबल होती है। क्लियर? ओके, जैसे दूध को बोलो आपको मैंने कहा जैसे बर्फ को पानी में बदलना, पानी को बर्फ में बदलना, ये एक फिजिकल है। और इसमें जो रिएक्शन होती है जनरली इरिवर्सिबल होती है। जैसे मैंने कहा आपको दूध से दही में बदल, अब दही को हम लाख कोशिश करके बस नहीं कर सकते। इसी तरह से इसमें जो नया प्रोडक्ट बनता है अस्थायी होता है। जैसे बर्फ से पानी बना, पानी अस्थायी, पानी से मैं वापस बना सकता हूँ। लेकिन इसमें जो भी नया प्रोडक्ट बनता है स्थायी होता है। जैसे दूध से दही बन गया, दही से वापस दूध बना सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, स्थायी हुआ। यहाँ पर एग्जाम्पल बताया, इससे हमें आइडिया लगता है कि फिजिक्स और केमिकल कब करना है। तो मैंने आपको कहा कि आइस और वाटर में भी आपको पूछे तो वो का एग्जाम, वाटर और वेपर फिजिकल इक्विलिब्रियम, और कपड़ों का सुखाना है, पेपर को भरना है, ये सब फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल होते हैं। अगर केमिकल बात करें तो दही में बदलना है, लोहे पर जंग लगना, फल का पकना है, किसी का भी पकना, बोलो आपका मैंने कहा सड़ना, आपका जलना, सब के सब क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं केमिकल ही। बस इन तीन चीजों को ध्यान रखो ना, सड़ना, जलना। यार ये वाला वर्ड किसी भी एग्जाम्पल ऐसा वो क्या होगा, कल इक्विलिब्रियम की। आई होप आपको इसका नाम फिजिक्स आया होगा। बस आपको बातें ध्यान रखनी, फिजिकल है केवल फिजिकल चेंजेस, केमिकल फिजिकल फिजिकल चेंजेस होते हैं
और जो आपका केमिकल है वो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल रिवर्सिबल जैसे जानते हो फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, टेम्परेरी होता है, जबकि केमिकल के अंदर चेंजेस बनता है स्थायी होता है। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल का पकना है, जलना है, सड़ना है, ऐसा आ जाए तो 100% वो आपका केमिकल, चाहे लकड़ी, चाहे फल का पकना हो, चाहे फल का सड़ना हो, चाहे बोलो आपको मैंने कहा सब्जी को पकाना हो, सब के सब केमिकल है। आई होप आपको छोटा सा टॉपिक 2 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बात करें ऑक्सीकरण, ये भी आपका एक केमिस्ट्री का टॉपिक, अभी मैं आपको 5 मिनट में तैयार करा दूंगा। बोलो पहला हम जो केमिकल देखते हैं, 4 तरह की रिएक्शंस आपको एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें पूछने के 2 ही तरीके, आपको एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विभाजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसका नाम देके पूछ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देके नाम, जो नाम है उसी में एग्जाम्पल छिपा हुआ। जैसे है एडिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, तो आपका मैंने कहा A2 + B चेंज ऑफ 2AB, इसका मतलब यहाँ पर A2 का क्या हुआ, एडिशन हुआ, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है कंपोजिशन रिएक्शन, जैसे 2AB है तो हम ये क्या होगा बोलो आपका विघटन अभिक्रिया, यानी विघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की उल्टी होती है। उसके बाद एक है डिस्प्लेसमेंट, CuSO4, देन Zn ने CuSO डिस्प्लेस कर दिया, बस इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है, वही मेटल किसी भी मेटल किसी कंपाउंड कर सकते हैं, उससे मोर रिएक्टिव है। आपको यहाँ क्या होती है, Cu से मोर रिएक्टिव कर पाए है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा A2SO4 BSO4 BSO4 NaCl, यानी इसको इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको टाइप ऑफ रिएक्शन समझ में आई होगी क्या। उसके बाद है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जब बच्चा जानता है, जब हम पढ़ता है ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको, ऑक्सीजन का जुड़ क्या कहलाता है आपका ऑक्सीजन, तो आएगा रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट, रिडक्शन को हम चेन आपसे मैं कहूँ, और जो ऑक्सीकरण होता है उसको हम चेन भी कहते हैं। बार बार अपने स्टूडेंट के चक्कर में है, अगर आपको चेन या कुछ भी पूछा हो इंग्लिश में, देखो ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन का बताना, रिडक्शन दे रखा रिडक्शन का बताना। हाइड्रोजन का हटना एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल रिडक्शन। एनावेस में वृद्धि का है ऑक्सीडेशन, एनावेस में कमी किसका है रिडक्शन, एनावेस में कमी किसका है ऑक्सीडेशन, एनावेस में वृद्धि किसका है रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन। ऑक्सीजन का अंग में वृद्धि क्या है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का अंग क्या है रिडक्शन। आई होप आपको ध्यान रहा होगा। और ये जो मैंने स्टार इसलिए लगाया, आज के टाइम में मॉडर्न में एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, किसी भी रिएक्शन का, किसी भी बोलो आपका कंपाउंड का, अगर किसी एलिमेंट का, अगर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन माना जाए, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीकरण अंक हुआ है तो रिडक्शन माना। अभी मॉडर्न हाइपोथेसिस यही चलती है, ठीक है। ओके, इसी तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, रेडॉक्स रिएक्शन बताया। रेडॉक्स रिएक्शन हम इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। जैसे मैंने यहाँ ZnSO लिखा, यहाँ पर मैंने CuSO4 के अंदर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन +2, और ये किस में बदला है कॉपर, कॉपर का क्या है 0, +2 से अगर मैं 0 ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई, क्या होगा हमारा रिडक्शन अब चयन होगा क्या। इसी तरह से मैंने कहा Zn 0 और ZnSO4 यानी +2 में बदला, इसको हम ऑक्सीकरण वृद्धि हुई है, इसको हम क्या ऑक्सीकरण। आई होप इस एग्जांपल से ऑक्सीडेशन किसको, रिडक्शन किसको कैसे पहचानते हैं, सारी बातें क्लियर। टॉपिक सिंपल सा, इसका नाम है केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे, वेरी वेरी इजी। उसके बाद आ जाते हैं हम हमारा एक और टॉपिक जिसका नाम है कार्बन और उसके क्या, कार्बन और इट्स कंपाउंड की बात करें तो पहले कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता, और उसके बारे में हीरा ग्रेफाइट, कार्बन के क्रिस्टलाइन एक्रिस्टलाइन एलोट्रॉप हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में देखें। पहले कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, ए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2
इसके आउट इलेक्ट्रॉन 4, इसलिए इसकी वैलेंसी भी कितनी है 4, क्योंकि अब तक किसी भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 या लेस देन 4 होते हैं तो उसकी वैलेंसी और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही होती है, और अगर किसी में आउटर मोस्ट 4 से ज़्यादा होते हैं वैलेंसी हमेशा 8 में से आउटर लेस करते हैं तो वैलेंसी आ जाती है यार। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 है, 8 में से 6 को लेस करते तो आती है। जैसे फ्लोरीन आउटर मोस्ट वैलेंसी निकालने के लिए से 8 में से 7 को लेस करते तो 1 आ जाती है। तो वैलेंसी किसी की निकाल भी रूल है, अगर किसी की बाह्यतम 4 या 4 से कम मिले उसकी वैलेंसी उसके आउटर मोस्ट होती है। जैसे कार्बन है, कार्बन में बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, उसकी वैलेंसी भी क्या होती है 4 होती है। इसी तरह से आइसोटॉप की बात करें, कार्बन की 6, 12, 6, 36, 40। आप कहोगे सर हम ये क्यों लिखते हैं? एक्चुअली किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटॉप नेचर में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है उसी को ही हम कुछ करते हैं। उसके बाद आपको कार्बन में कैटाइसन संकलन का गुण पाया जाता है, इसीलिए कार्बन से पूरी ऑर्गेनिक बनी है। क्या कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप की बात करें, सब जानते हैं हीरा ग्रेफाइट प्रॉपर्टीज आपको डिफरेंशियली पता होनी चाहिए। जैसे हीरा है उसका संकलन क्या होता है sp3, इसके अंदर हर एक कार्बन जो होता है आपको 4 कार्बन से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट होता है उसका संकलन sp2 होता है, जिसमें हर कार्बन तो अपने नियर बाई 3 कार्बन से जुड़ा होता है यार। ओके, और फ्लोरीन sp2 होती है, और उसके बाद स्ट्रक्चर देखें तो हाइड्रल होती है, डायगोनल होती है, और इसकी बकी लाइक या सी होती है। उसके बाद के और इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बारे में पूछा, ये सबसे इम्पोर्टेंट हीरा होता है उसका तो इंसुलेटर चालक होता है, लेकिन ताप का क्या होता है सुचालक। तो ग्रेफाइट है और ताप दोनों का ही गुड होता है, और जो आपका आपका फुल होता है इंसुलेटर होता है। ये सबसे ज्यादा पूछा कि हीरा जो है आपका कैसा होता है चालक, चालक है कि इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट तो है, आपके अगेंस्ट कैसा है सुचालक है, गुड है। ओके, उसके बाद आपको मैंने कहा स्पेशल नोट की बात, हार्डनेस सब्सटेंस होता है, इसका हाई तो आपकी डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग होता है। okay? उसके बाद आपका ग्रेफाइट है, उसके बारे में क्या बात है तो मत दी, यानी इसकी स्ट्रक्चर लीनियर आपका लेयर्स में होती है, लेयर के सब बॉन्ड होता है अंडर वाल बॉन्ड, इसी बार ये कहा गया है। और उसके बाद जो एक्चुअली मिस्टर फुल था C60 हो जाता है, इसमें 6 कार्बन वाली रिंग 5 कार्बन वाली सेल होती है। ये बहुत सी बार एग्जाम का, आई होप आपको मैंने यहाँ पर जो कार्बन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हीरा ग्रेफाइट है उसकी इंफॉर्मेशन आई होगी, चाहे उनकी हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे उनकी स्ट्रक्चर हो, चाहे बोलो आपको अंदर दूध की लगता और ताप के पद क्या लगता, सबका बारे में हो सारी इंफॉर्मेशन बताइए। और कार्बन के एक क्रिस्टलाइन एमोर्फस एलोट्रॉप की बात करें, कॉक यानी कोयला होता है, चारकोल होता है, कॉक होता है, इसके अंदर अक्सर एग्जाम के प्रकार आप क्या होता है बोलो, हीट होता है। ओके, इसी तरह से हीट हो, इसी तरह से मैंने ओके, और एंथ्रेसाइड यार, एंथ्रेसाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कार्बन के बस आपको ध्यान रखना है, इससे बेटर ही लिखना सबसे बेस्ट। ओके, साइड उसके अंदर ज़्यादा होती है, जिसमें कार्बन की ज़्यादा होगी उससे हीट से स्मोक भी कम होगा। आपका पी 50 से 60% कार्बन परसेंट नाइट के अंदर 60 से 70 के अंदर ज़्यादातर आपको कार्बन की परसेंटेज का बढ़ता क्रम घटता क्रम पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है इसमें ये दो हर स्टूडेंट को पता, सबसे खराब या सबसे कम कार्बन की और सबसे बेस्ट एंथ्रेसाइट होता है। अगर एग्जाम में कंफ्यूज है बिटुमिन से
होते हैं। तो मैं एक सिंपल सा ट्रिक आपको बता, उसको ध्यान रखोगे अभी गलत नहीं होगा। आपने 90s की मूवियाँ देखी हो, एक ही पैटर्न होता कि बोलो एक हीरोइन होती और एक हीरो एक विलन होता। हीरो को भी बोलो उसी हीरोइन से, और विलन को भी उसी हीरोइन से प्यार होता। और जो विलन होता था वो अपने गुंडे को बोलता कि उस हीरोइन को उठा के लाओ, मैं उससे प्यार, उसके गुंडे आते थे। और बोलो हीरो क्या करता था, और वो उस हीरोइन लड़की होती उसको उस हीरो से प्यार हो जाता था, लगता है कि मैंने बचा लिया इन से। इसका मतलब एक पैटर्न फिक्स हुआ करता था। पहले क्या करता, नहीं नहीं करते, लड़की को क्या हो जाता था, लव, लव होते ही क्या बचाते, जाओ और ब्याह करके क्या करते थे, एक साथ रहते। इस तरह से इस कहानी से आप तो जो कोयला है उसमें परसेंटेज के पहले कौन सा आएगा, आएगा, उसके बाद कौन आएगा, नाइट आएगा, उसके बाद क्या ना आएगा, बिटुमिनस यानी, और उसके बाद एंथ्रेसाइड। पहले पिटाई, लव, फिर ब्याह, और फिर एक साथ रहना। यार ओके, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करूँ कि हम कार्बन के कंपाउंड की बात करें, कार्बन की बात, एनजी, या मेनली कंपाउंड की बात करते हैं। चलिए एक चार्ट के अंदर है, एल्केन होता है उसका जनरल CnH2n+2 होता है। एल्कीन का CnH2n होता है। एल्काइन का CnH2n-2 होता है। बेंजीन का C6H6 होता है। मेरी नज़र से देखो किसी का फॉर्म, अगर सपोज आपको एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है एल्केन का पहला मेंबर CH4 होता है। आप C=1 चेक कर लो, इसके अंदर CH4 जाएगा, वही हो जाएगा, है? उसके बाद एल्केन का संकरण sp3 होता है। एल्कीन का sp2 होता है। एल्काइन का sp होता है। और बेंजीन का तो हर एक कार्बन ही है sp2 कार्बन होता है, हर एक होता है sp2 यार। उसके बाद अगर बात करें पहला मेंबर को CH4, इसको हम एन कहते हैं, इसको हम मार्स गैस कहते हैं, इसको हम आपका पावर गैस कहते हैं। और ये CNG आपका कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, तो उसका मुख्य घटक होता है। RS से लगा हर एग्जाम में पूछा गया है, CNG का तो CH4n होता है। उसके बाद आपको C4H2H4 होता है, CH2 डबल CH2। एल्काइन, इसका पहला मेंबर C2H2 होता है, इसको हम से CH ट्रिपल CH बना। आपको पता होना चाहिए एल्काइन के अंदर है, इसमें एक सिग्मा और दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। यार बॉन्ड चाहे सिग्मा हो पाई बॉन्ड हो, एक बॉन्ड का निर्माण हमेशा पता है। यार उसके बाद अगर बात करो एन की, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल, उसकी बॉन्ड लेंथ 1.54, डबल बॉन्ड कार्बन होता है उसकी बॉन्ड 1.34 इलेक्ट्रॉन होता है। आपका होता है कार्बन ट्रिपल, उसकी बॉन्ड, इससे हमें एक बात समझ में आई, ऑर्डर बढ़ता जाएगा, बंद क्रम बढ़ेगा यार। और जो बेंजीन होती है अक्सर एग्जाम में बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सभी कार्बन की सेम होती है, वो ना 1.54 होती है ना 1.39 होती है। तो इसका कारण है अणु यार। बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर तो आपका डीलोकलाइजेशन और डबल है, इसलिए क्या होता है के अंदर तो आप डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सबकी बॉन्ड 1.1 होती है। और स्ट्रक्चर की बात करें, एल्केन होते हैं उनकी टेट्राहेड्रल होती है, बॉन्ड एंगल 1928 है, 108 109 122 मिनट होता है। और जो sp आपका एल्कीन है, रेनर ट्राइगोनल होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और जो आपका एल्काइन है उसका लीनियर स्ट्रक्चर 180 डिग्री। इसकी तो स्ट्रक्चर है उसको केकुले स्ट्रक्चर कहते हैं। बेंजीन की स्ट्रक्चर है वो केकुले ने दी है, केकुले स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद अगर मेन रिएक्शन की बात, एल्केन जो होती है, जो होती है रिएक्शन होती है, स्थापन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। तो एल्कीन होते हैं EAR इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक भी। एल्काइन की भी इलेक्ट्रॉन रिएक्शन होती है,
इसमें योगात्मक अभिक्रिया और जो बेंजीन एरोमेटिक और सभी एरोमेटिक को करेक्टरिस्टिक रिएक्शन अपन अभिक्रिया ESR होती है। आपको मैंने यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको कार्बन के आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें कार्बन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में डिफरेंस पता। अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मैंने CO है उसका केमिकल ऑक्साइड होता है और जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये भी गैस होती है और क्या है गैस है क्या। ओके उसके बाद मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनेगा, जब इनकम्प्लीट जब अपूर्ण दहन होगा C+½ O2 से CO, यानी जब भी इन कंसन होगा पूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और जब कंप्लीट आपका कंबसन होता है दहन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय गैस है, न्यूट्रल गैस है। और जबकि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है क्या जानती है किसी गैस है, एसिडिक गैस है। ओके उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर ऐसी होती है और यहाँ पर इसकी CO2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है भी उपस्थित है। उसके बाद मैंने हीमोग्लोबिन बाइंडिंग होती है की तुलना से किससे होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। क्लियर। ओके जनरली से ही जुड़ता है और कार्बोक्सी तो मैंने हीमोग्लोबिन बना, लेकिन अगर कभी कार्बन मोनोऑक्साइड सेल के आती है फिर वो O2 की तुलना में इससे ज़्यादा जुड़ना साइड से और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ओके जिससे श्वासा अवरोध से एस्पेक्ट हो जाती है। इसीलिए कभी भी आप अगर रात को सो रहे हो तो बिगड़ी वगैरह को पूरा बंद कर उसको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको थोड़ा सा बुझा दिया बाकी आधा अधूरा वो चल रहा है तो आपका आपके इन्वायरमेंट के अंदर काम होना चाहिए और सांसा अवरोध भी हो सकता है। और कुछ ऐसे फैक्ट बताए जैसे वाटर गैस है उसके अंदर CO और H2 का 1:1 होता है। वाटर गैस के अंदर दो होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, एक H2 होता है। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए सॉलिड CO2 होता है, ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। वातावरण में CO2 की परसेंटेज 0 और अभी वर्तमान में 0। और एक नया डाटा है में अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी इन्वायरमेंट में कितना परसेंट, तो 4% इसका। आई होप आपको मैंने पूरा जो हमारे टॉपिक थे मैंने रैपिड फास्ट तरीके से बताया। आप अगर मेरे साथ इसको 1-2 बार रिवीजन, आपको थर्ड ग्रेड के केमिस्ट्री के बोलो आपको वापस रिवाइज करने के लिए आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको आया। ज़रूर एक बार देखकर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ओके आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से जो आप नोट्स पढ़ के अगर इस 6 टॉपिक को तैयार करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मेरा लेक्चर अगर मुझे आप सुन लो तो आपको आधा 1 घंटे के अंदर आपके सारे के सारे तैयार हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट।